नमस्कार। आज मैं जो वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ वह उन तमाम प्रतियोगियों के लिए महत्वपूर्ण है जो विभिन्न टीईटी एग्जाम्स, सीटेट्स, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, प्रिंसिपल्स, वाइस प्रिंसिपल्स आदि की प्रतियोगिता में भाग लेते रहते हैं। इतना ही नहीं, यह वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक नोट का काम करेगा जो बीएड, डीएड एवं एमएड के छात्र हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं ये महत्वपूर्ण वीडियो, जिसका शीर्षक है अधिगमकर्ता यानी बालक की वृद्धि, विकास तथा बाल विकास की अवस्थाएं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अधिगमकर्ता यानी कि बालक की वृद्धि एवं विकास तथा बाल विकास की अवस्थाएं। अक्सर सभी तरह के कंपटीशनों में इससे कम 2 से 3 क्वेश्चंस आते ही हैं। सो इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक इस लेक्चर को सुनेंगे। बालक का जीवन यात्रा और विकास माँ के गर्भ से ही प्रारंभ होता है। बालक माँ के गर्भ में एक पौधे की तरह छोटे से अंकुर के रूप में अपना जीवन प्रारंभ करता है तथा धीरे धीरे विकास की ओर बढ़ता है। बालक छोटे से निश्चित अंडे से धीरे धीरे पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तो हम सबसे पहले जाने कि आखिर बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी है क्या। ठीक है, सबसे पहले हम चाइल्ड साइकोलॉजी, बाल मनोविज्ञान के विषय में जानने की कोशिश करेंगे। अपनी पहली टॉपिक है बाल मनोविज्ञान। मानव विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे बाल मनोविज्ञान कहते हैं। जब अध्ययन का क्षेत्र बाल्यावस्था से किशोरावस्था व परिपक्वावस्था तक होने लगा, जो आज बाल मनोविज्ञान को बाल विकास कहा जाने लगा। बाल मनोविज्ञान के मन व स्वभाव का अध्ययन करता है बाल मनोविज्ञान, अर्थात बाल मनोविज्ञान बालक का मनोवैज्ञानिक अध्ययन है। बाल मनोविज्ञान की विभिन्न परिभाषाएं विभिन्न राइटरों के द्वारा दी गई है। देखिए, क्रो एंड क्रो क्या कहता है। बाल मनोविज्ञान बालक की वह शाखा है जिसमें गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था तक के प्रारंभ तक का अध्ययन किया जाता है। जेम्स ट्रेवर के अनुसार बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वावस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। वर्ग क्या कहता है। बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत जन्म पूर्व से परिपक्वावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं आप कि बाल मनोविज्ञान वह शाखा है जिसके अंतर्गत गर्भावस्था से परिपक्वावस्था तक अध्ययन किया जाता है। अब हम दूसरे टॉपिक पर आएंगे, बाल विकास की परिभाषा। बाल विकास क्या है, बाल विकास की परिभाषा। वैसे तो भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत लगभग 1930 ईस्वी में ही हो गई थी। ओके, जेम्स ट्रेवर के अनुसार विकास प्राणी में होने वाला प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित रूप से किसी लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित होता रहता है। ध्यान दीजिए, जेम्स ट्रेवर क्या कहता है। विकास प्राणी में होने वाला प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित रूप से किसी लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित होता रहता है। उदाहरण के रूप में किसी भी जाति में भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक परिवर्तन इसका एग्जाम्पल है। वर्क क्या कहता है। बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है
जिसमें जन्म पूर्व अवस्था में परिपक्वावस्था तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। क्रो एंड क्रो, जो कि महत्वपूर्ण है, उनका कहना है बाल विकास वह वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें गर्भावस्था के प्रारंभ से किशोरावस्था के प्रारंभ होने तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। अब अपना मुख्य टॉपिक है अधिगमकर्ता का विकास एवं अभिवृद्धि। अपना मुख्य टॉपिक है अधिगमकर्ता का विकास एवं अभिवृद्धि। अभिवृद्धि व विकास की प्रक्रियाएं उसी समय से प्रारंभ हो जाती है जिस समय से बालक का गर्भाधान होता है। ये प्रक्रियाएं उसके जन्म के बाद भी चलती रहती है। इसी के फलस्वरूप वह विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है जिसमें उसका शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास होता है। अभिवृद्धि का अर्थ है शरीर व उसके अंगों के भार और आकार में वृद्धि के लिए किया जाना, यानी कि अभिवृद्धि का शाब्दिक प्रयोग उसके शरीर व उसके अंगों के भार और आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। इस वृद्धि को मापा व तौला जा सकता है। अभिवृद्धि यानी ग्रोथ, जिसको इंग्लिश में ग्रोथ आप कहते हैं, इसको मापा व तौला जा सकता है। विकास, डेवलपमेंट, विकास का संबंध अभिवृद्धि से अवश्य होता है। जैसे हड्डियों की लंबाई में वृद्धि होती है तथा ये बढ़कर या विकसित होकर मजबूत व पुष्ट हो जाती है। ठीक है, विकास मतलब डेवलपमेंट, अभिवृद्धि मतलब ग्रोथ। श्रीमती हरलॉक के अनुसार विकास में गर्भ में आने से लगातार मृत्यु तक मानव में परिवर्तन होते रहते हैं। ये परिवर्तन मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। श्रीमती हरलॉक ने कहा है शारीरिक परिवर्तन 4 प्रकार के हो सकते हैं। आकार में परिवर्तन, अंगों की ऊंचाई, वजन, आकार में वृद्धि होना, यह आकार में परिवर्तन है। अनुपात में परिवर्तन, बालक में आयु के साथ साथ अनुपात, अर्थात बालक पहले कल्पनाशील होता है तथा धीरे धीरे वास्तविकता की ओर बढ़ता है। अनुपात में परिवर्तन आया। पुराने चिन्हों की लुप्तता, जैसे दूध के दांत का गिर जाना। पुराने चिन्हों का लुप्तता, दूध का दांत गिर जाना। फिर नए चिन्हों का विकास होना, जैसे अस्थायी दांत का उगना, दाढ़ी मूंछ का उगना आदि। ये 4 परिवर्तन हमारे जीवन में देखने को मिलता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अभिवृद्धि और विकास में कुछ अंतर है। सामान्य रूप में वृद्धि शब्द का प्रयोग कोशिकीय वृद्धि के लिए किया जाता है, जबकि विकास शब्द का प्रयोग वृद्धि के फलस्वरूप शरीर के समस्त अंगों में पाए जाने वाले परिवर्तनों के संगठन से है। तो चलिए हम विकास और वृद्धि में अंतर जान लेते हैं, जो कि बीएड के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एमएड के लिए भी। अभिवृद्धि, ग्रोथ और विकास, डेवलपमेंट, इसमें क्या अंतर है? पहला अंतर, अभिवृद्धि विशेष आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है। अभिवृद्धि, ग्रोथ विशेष आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है, जबकि विकास, डेवलपमेंट जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। अभिवृद्धि का अर्थ संकुचित है, जबकि विकास का अर्थ व्यापक है। अभिवृद्धि बाह्य होती है, विकास आंतरिक होता है। अभिवृद्धि का कोई निश्चित क्रम नहीं है। अभिवृद्धि का, ग्रोथ का कोई निश्चित क्रम नहीं है। विकास का निश्चित क्रम है, क्रमबद्ध यह विकसित होता है। अभिवृद्धि को मापा जा सकता है
विकास का मापन संभव नहीं है। अभिवृद्धि को मापा जा सकता है परंतु विकास का मापन संभव नहीं है। अभिवृद्धि केवल शारीरिक पक्ष में होने वाले परिवर्तन को दर्शाता है, जबकि विकास संपूर्ण पक्षों में होने वाले परिवर्तन को दर्शाता है। ठीक है, अभिवृद्धि के परिवर्तन विवृद्धि सूचक होते हैं, जबकि विकास के परिवर्तन विवृद्धि सूचक व इस सूचक व ह्रास सूचक भी होते हैं। ह्रास सूचक और विवृद्धि सूचक दोनों हो सकते हैं विकास। तो ये था विकास और अभिवृद्धि में अंतर जो हमने अभी देखा। अब अपना मुख्य टॉपिक है अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत, जो महत्वपूर्ण है। परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, जो विकास कहलाता है। परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, जो विकास कहलाता है। जब बालक विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तब उसमें कुछ परिवर्तन होते हैं। ये परिवर्तन निश्चित सिद्धांतों के आधार पर होते हैं। जब बालक एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जा रहा है तो इसमें कुछ परिवर्तन होगा जो कुछ निश्चित सिद्धांतों के आधार पर। ये जो परिवर्तन निश्चित सिद्धांतों के अनुसार होते हैं। वो सिद्धांत निम्नवत हैं। विकास की दिशा का सिद्धांत। पहला सिद्धांत है विकास की दिशा का सिद्धांत। इसके अनुसार बालक का विकास सिर से पैर की दिशा में होता है, अर्थात बालक की परिपक्वता गर्भाधान के बाद सिर से पैर की ओर होते हैं। ये विकास के सिद्धांत का दिशा का सिद्धांत कहलाता है। दूसरा, अब देखिए इसी में कुछ और मैं ऐड कर देता हूं। इस प्रकार के विकास को मस्तबोधमुखी विकास एवं केंद्र से परिधीय विकास भी कहते हैं। इस प्रकार की जब पैर से क्या कहता है यहाँ पर विकास की दिशा का सिद्धांत में, इसके अनुसार बालक का विकास सिर से पैर की दिशा में होता है, तब इस तरह के विकास को मस्तबोधमुखी विकास एवं केंद्र से परिधीय विकास कहते हैं। विकास की दिशा क्या है? आयु के अनुसार देखिए, प्रथम माह में सिर को उठाना विकास की प्रक्रिया है। ये 3 माह बाद क्या होता है? गतिशील वस्तु पर नेत्र नियंत्रित करना। फिर 5वां माह सहारा देकर बैठना। 6वां 7वां माह बिना सहारे बैठना। 7वां 8वां माह सहारे से खड़े होना। 9वां 10वां माह बिना सहारे से खड़े होना। 1 वर्ष बिना सहारे चलना फिरना घिसटना। 2 वर्ष में दौड़ना, टेढ़ी मेढ़ी लकीरें खींचना। और 3 से 4 वर्ष में जो विकास होता है, कूदना, ट्राईसाइकिलिंग चलाना, ये सब विकास इसके अंतर्गत देखा जा सकता है। दूसरा सिद्धांत है परस्पर संबंध का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक के विकास के सभी स्वरूप शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। परस्पर संबंध का सिद्धांत। कहावत भी है कि जो शरीर से स्वस्थ होता है उसका मानसिक स्तर भी अच्छा होता है तथा वह सामाजिक कार्य करने में भी
रुचि रखता है, आगे रहता है। तीसरा सिद्धांत है निरंतर विकास का सिद्धांत। विकास प्रक्रियाओं की निरंतरता का सिद्धांत केवल इस तथ्य पर बल देता है कि व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात विकास की प्रक्रिया अविराम गति से चलती रहती है। जैसे माँ के गर्भ से ही यह प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। निरंतर विकास का सिद्धांत यानी कि क्रमबद्ध विकास हमेशा होता रहता है। जैसे पेड़ पौधे में देखिए, एक बार लगाए तो निरंतर, जब तक वो मरता नहीं तब तक वो विकसित होते रहता है। इसी तरह से हमारे शरीर में भी निरंतर विकास होते रहता है। चौथा सिद्धांत है, टोटल 8 सिद्धांत है, जिसको आप जान लीजिए। यह आपको इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आता ही आता है, साथ ही साथ इससे कुछ आपको लॉन्ग क्वेश्चन करने में एमएड बीएड में सहायता मिल जाएगा। एकीकरण का सिद्धांत, इसके अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंगों को तथा फिर अंगों के भागों को चलाना सीखता है। जैसे पहले हाथों को, फिर उंगलियों को तथा बाद में हाथ व उंगलियों को दोनों को एक साथ हिलाता है। 5वां सिद्धांत है वंशानुक्रम व वातावरण की अंतः क्रिया का सिद्धांत। इसके अनुसार बालक का विकास न केवल वंशानुक्रम के कारण और न केवल वातावरण के कारण वरन दोनों की अंतः क्रिया के कारण होता है। जैसे परिवार में छोटा बच्चा अपने से बड़ों को देखकर, सुनकर उसका अनुसरण करते हुए सीखता है, नकल करते हुए सीखता है। 6वां सिद्धांत है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, एक ही आयु के 2 बालकों तथा 2 बालिकाओं का या एक बालक और एक बालिका के शारीरिक, मानसिक, भाषा एवं संवेगात्मक विकास में भिन्नता होते हैं। ध्यान से सुनिए, एक ही आयु के 2 बालकों या 2 बालिकाओं के मानसिक, शारीरिक, भाषा एवं संवेगात्मक विकास में भिन्नता पाई जाती है। जैसे जुड़वा भाई बहन, भाई भाई, बहन बहन भी शारीरिक, संवेगात्मक और सामाजिक विभिन्नता रखते हैं, अतः उनका विकास भी एक जैसा नहीं होता। इस सिद्धांत के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। 7वां सिद्धांत है समान प्रतिमान का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार सभी बालकों का विकास, शारीरिक, मानसिक, भाषा एवं संवेगात्मक विकास समान रूप से होता है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, अगर व्यवस्थाएं समान हो तो सभी का समान रूप से विकास होता है। समान प्रतिमान का सिद्धांत। ओके, नाउ 8वां है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, इसके अनुसार बालक पहले सामान्य क्रियाएं करता है और बाद में विशिष्ट क्रियाएं करता है। जैसे बालक सर्वप्रथम उत्तेजना का अनुभव करता है और बाद में संवेगों को प्रकट करता है। ठीक है, ये 8 सिद्धांत था जो बहुत ही महत्वपूर्ण था। अब विकास के विभिन्न आयाम या अवस्थाएं हम पढ़ेंगे। रॉस के अनुसार इसको 4 आयाम में बांटा गया है, अवस्था में बांटा गया विकास को। शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था। रॉस के अनुसार शैशवावस्था को 1 से 3 वर्ष तक माना गया है। प्रारंभिक बाल्यावस्था को 3 से 6 वर्ष तक माना गया है। उत्तर बाल्यावस्था को
6 से 12 वर्ष तक माना गया है और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक माना गया है। मैं सामान्य वर्गीकरण आपको पहले बता देता हूँ। सामान्य वर्गीकरण जो होता है इसका विभिन्न अवस्थाओं का, उसको मैं पहले 4 भागों में बांटा गया, इसको समझा देता हूँ। उसके बाद विभिन्न राइटरों का बताऊंगा। हो सकता है इससे क्वेश्चन कुछ राइज होते ही हैं कुछ स्कूलों में, कुछ टेट में, कुछ शिक्षक परीक्षाओं में इस तरह की अवस्थाएं पूछी जाती हैं और राइटर के हिसाब से भी पूछा जा सकता है। आप सामान्य वर्गीकरण पहले समझ लें। सामान्य वर्गीकरण के अनुसार इन अवस्थाओं को 4 भागों में बांटा गया है। गर्भावस्था, गर्भधारण से जन्म तक, पृथ्वी पर जन्म तक। पहला है गर्भावस्था, गर्भधारण से जन्म तक माना गया है। शैशवावस्था, यह जन्म से 6 वर्ष तक माना गया है। शैशवावस्था को जन्म से 6 वर्ष तक माना गया है। बाल्यावस्था, यह 6 वर्ष से 12 वर्ष तक माना गया है। और किशोरावस्था, यह 12 वर्ष से 18 वर्ष तक माना गया है। यह सामान्य वर्गीकरण है विभिन्न अवस्थाओं का, विकास की अवस्थाओं का। अब देखिए रॉस के अनुसार है शैशवावस्था 1 से 3 वर्ष तक, प्रारंभिक बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष तक, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक। इसी तरह शैले के अनुसार, शैले के अनुसार यह 3 अवस्थाएं बताता है। शैशवावस्था 1 से 5 वर्ष तक, बाल्यावस्था 5 से 13 वर्ष तक और किशोरावस्था 13 से 19 वर्ष तक। यह केवल 3 विभाजन करते हैं। ईवी हरलॉक के अनुसार यह 7 विभाजन में दिखाया गया है। 8 विभाजन में ईवी हरलॉक ने इसको 8 रूप में विभाजित किया है। गर्भावस्था, गर्भधारण से जन्म तक। शैशव अवस्था, जन्म से 14 दिन तक को इन्होंने शैशव अवस्था बोला है, ध्यान दीजिएगा। शिशु अवस्था, 14 दिन से 2 वर्ष तक शिशु अवस्था। पूर्व बाल्यावस्था, 2 वर्ष से 6 वर्ष तक पूर्व बाल्यावस्था है। उत्तर बाल्यावस्था 6 वर्ष से 12 वर्ष तक। पूर्व किशोरावस्था बालिका के लिए अलग है, बालक के लिए अलग। बालिका के लिए 12 से 14 वर्ष, बालक के लिए 12 से 15 वर्ष। मध्य किशोरावस्था बालिका के लिए 14 से 17 वर्ष, बालक के लिए 15 से 17 वर्ष और उत्तर किशोरावस्था 17 से 21 वर्ष दोनों के लिए माना गया। ये ईवी हरलॉक के अनुसार था। अब कॉलसनिक के अनुसार भी 8 भागों में बांटा गया है। गर्भावस्था, गर्भधारण से जन्म तक। शैशवावस्था, जन्म से 1 माह तक, 4 सप्ताह के रूप में माना है इसने। मध्य शैशवावस्था 1 माह से 15 माह तक, 4 सप्ताह से 1 वर्ष 3 माह तक। उत्तर शैशवावस्था 15 माह से 30 माह तक। पूर्व यानी कि 1 वर्ष 3 माह से 2.5 वर्ष तक। पूर्व बाल्यावस्था 30 माह से 5 वर्ष तक। मध्य बाल्यावस्था 5 वर्ष से 9 वर्ष तक। उत्तर बाल्यावस्था 9 वर्ष से 12 वर्ष तक। किशोरावस्था 12 वर्ष से 21 वर्ष तक। कोल के अनुसार, कोल भी 8 भागों में इसको बांट रहे हैं। गर्भावस्था, गर्भधारण से जन्म तक। शैशवावस्था, जन्म से 2 वर्ष। पूर्व बाल्यावस्था 2 वर्ष से 6 वर्ष तक। मध्य बाल्यावस्था बालक 6 वर्ष से 12 वर्ष तक और बालिका 6 वर्ष से 10 वर्ष तक। उत्तर बाल्यावस्था बालक में 12 से 14 वर्ष, बालिका में 10 से 12 वर्ष। पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था यह 14 वर्ष से 16 वर्ष तक बालक में, बालिका में 12 से 14 वर्ष। मध्य किशोरावस्था बालक में 16 से 18 वर्ष और बालिका में 14 से 17 वर्ष। और उत्तर किशोरावस्था बालक में 18 से 20 वर्ष
और बालिका में 17 से 20 वर्ष। ये आपका विभिन्न विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण विभिन्न राइटरों के द्वारा, लेखकों के द्वारा दिखाया गया है। लेकिन आपको सामान्य वर्गीकरण पर विशेष ध्यान देना है, ये जानना ही जानना है, क्योंकि ये आपसे सामान्य रूप से पूछा जा सकता है। ये सामान्य वर्गीकरण 4 रूप में, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, फिर से दोहरा रहा हूँ, 4 रूप में है। गर्भावस्था, गर्भधारण से जन्म तक, शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष तक, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक। अब हम एक एक कर सारी अवस्थाओं के बारे में, गर्भावस्था, शैशवावस्था और बाल्यावस्था, किशोरावस्था के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। फिर इसके बाद बालक का शारीरिक विकास और मानसिक विकास, सामाजिक विकास, इसी 4 अवस्थाओं के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। अब हम सबसे पहले कि गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को संकलित करेंगे। ठीक है। गर्भावस्था की अवधि 280 दिन या 9 चंद्रमास होती है। इसकी अवस्थाओं को 3 चरणों में बांटा गया है। गर्भावस्था की अवधि 280 दिन या 9 चंद्रमास होती है। इसकी अवस्थाओं को 3 चरणों में बांटा गया है। पहला चरण बीजावस्था या भ्रूणिक, यह 0 से 2 सप्ताह तक माना गया है। दूसरा चरण है भ्रूणावस्था या भ्रूणीय, इसको 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक माना गया है। और तीसरा अवस्था है गर्भस्थ शिशु की अवस्था या भ्रूण, यह 8 सप्ताह से जन्म पूर्व माना गया है। 3 अवस्था, बीजावस्था, भ्रूणावस्था, गर्भस्थ शिशु की अवस्था या भ्रूण, भ्रूणिक, भ्रूणीय और भ्रूण। ठीक है। अब शैशवावस्था के बारे में जानेंगे। शैशवावस्था को इंग्लिश में इन्फेंसी बोलते हैं, INFANCY, इन्फेंसी। जन्म से 5 वर्ष की अवस्था शिशु अवस्था कहलाती है। यह बालक का निर्माणकारी काल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है क्वेश्चन, बालक का निर्माणकारी काल कौन सा होता है? शैशवावस्था। यह बालक का निर्माणकारी काल होता है। इस अवस्था में उचित निर्देशन और निरीक्षण से भावी जीवन का उचित व उत्तम विकास किया जा सकता है। 20वीं शताब्दी में शिशु पर सर्वाधिक अनुसंधान होने से क्रो एंड क्रो ने 20वीं शताब्दी को शिशु या बालक की शताब्दी कहा है। 20वीं शताब्दी शिशु या बालक की शताब्दी कहलाता है। अब देखिए, इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला पूर्व शैशवावस्था, जन्म से 3 वर्ष का काल पूर्व शैशवावस्था कहलाता है। फिर है उत्तर शैशवावस्था, 3 वर्ष से 5 वर्ष का काल उत्तर शैशवावस्था कहलाता है। इसकी विशेषता क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही है कि शैशवावस्था का विशेषता क्या है। तो प्रथम विशेषता देखिए, इसमें 13 विशेषता मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनिए। स्वार्थी व स्वकेंद्रित होना। इस उम्र में बच्चे स्वार्थी होते हैं। प्रथम विशेषता क्या है? स्वार्थी व स्वकेंद्रित होना। दूसरा, खिलौनों की अवस्था। दूसरी विशेषता है यह खिलौनों की अवस्था है। आत्म प्रेम की भावना। तीसरा, आत्म प्रेम की भावना। चौथा, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। 5वां,
कल्पना जगत में विचरण करना, राजा राजाओं की कहानी सुनना, है ना। छठवां, अतार्किक चिंतन की अवस्था, यह अतार्किक चिंतन की अवस्था है। सातवां, संस्कारों के विकास की आयु। आठवां, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल होता है शैशवावस्था। सामाजिक नैतिक भावना का अभाव पाया जाता है। नौवां, सामाजिक नैतिक भावना का अभाव। 10वां, उत्तम शिक्षण विधियां, किंडरगार्टन, खेल व मोंटेसरी विधि, उत्तम शिक्षण विधियों का काल है। 11वां, शारीरिक व मानसिक विकास की गति सर्वाधिक, शारीरिक व मानसिक विकास की गति सर्वाधिक। 12वां, जन्म के समय शिशु में कोई संवेग नहीं होता है, वह केवल उत्तेजना का अनुभव करता है। और 13वां, इस अवस्था में बालक की प्रवृत्ति अंतर्मुखी होती है एवं बालक में सर्वाधिक कामुकता, मां का स्तनपान पाई जाती है ना। सर्वाधिक कामुकता पाया जाता है इस काल में। इसको विभिन्न लेखकों ने विभिन्न रूप से परिभाषित किया है शैशवावस्था को। फ्राइड के अनुसार मनुष्य को जो कुछ बनना है वो 4-5 वर्षों में बन जाता है। वैलेंटाइन कहते हैं शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। गुड एनएफ के अनुसार व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। न्यूमैन क्या कहते हैं, 5 वर्ष तक की अवस्था मस्तिष्क के लिए बहुत ग्रहणशील होती है। अब आपका आता है आगे की अवस्था, बाल्यावस्था, जिसे चाइल्डहुड कहते हैं। शैशवावस्था को इन्फेंसी कहते हैं और बाल्यावस्था को चाइल्डहुड कहते हैं। बाल्यावस्था जन्मोपरांत मानव विकास की दूसरी अवस्था है। जो शैशवावस्था की समाप्ति के उपरांत प्रारंभ होता है। शैशवावस्था के समाप्ति के बाद तुरंत बाल्यावस्था शुरू हुआ। यह अवस्था बालक की आदतों, व्यवहार, रुचि व इच्छाओं के अनुसार एवं इनके आकार निर्धारण का काल होता है। यह बालकों की आदतों, व्यवहार, रुचि व इच्छाओं का आकार निर्धारण का काल है। मनोवैज्ञानिक कॉल एन बुश ने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल, कठिन काल कहा है। बाल्यावस्था को कठिन काल, अनोखा काल कहा है क्योंकि इस काल के 6 वर्ष में बालक उग्र, 7वें वर्ष में उदासीन व अकेलेपन का गुण, 9वें वर्ष में समूह भावना की प्रबलता एवं बाद के वर्षों में रोमांचित कार्यों की ओर झुकाव दर्शाता है। इस काल को कठिन काल कहा है, अनोखा काल कहा है। इस अवस्था के में बालक व्यक्तिगत तथा सामाजिक व्यवहार करना सीखना प्रारंभ करता है तथा उसकी औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ भी इसी अवस्था में होता है। औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ भी इसी अवस्था में होता है। शैक्षणिक दृष्टि से बाल्यावस्था जीवन की एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवस्था है। शैक्षणिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण अवस्था बाल्यावस्था, शिक्षकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। इसको 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। 5 से 8 वर्ष का काल पूर्व बाल्यावस्था का काल है। 5 से 8 वर्ष। उत्तर बाल्यावस्था के अंतर्गत 8 से 12 वर्ष को रखा गया है। 8 से 12 वर्ष तक का काल उत्तर बाल्यावस्था है। अब देखिए इसकी विशेषता क्या है।
यह अनोखा काल है, पहला विशेषता। दूसरा, खेल की आयु। तीसरी विशेषता, प्रारंभिक विद्यालय की आयु। चौथी विशेषता, वैचारिक अवस्था का काल। पांचवी, संग्रह करने की प्रवृत्ति। छठी क्या विशेषता है? नैतिक गुणों का विकास। सातवीं, शारीरिक व मानसिक स्थिरता। आठवीं, रचनात्मक कार्यों में आनंद लेना। नौवीं, शैक्षिक दृष्टि से महत्वपूर्ण काल। 10वीं, समूह, दल, टोली, गैंग की आयु। गैंगेज है ये, इट इज कॉल्ड गैंगेज। 11वीं, जीवन का निर्माणकारी काल है ये, सिगमंड फ्रायड ने कहा। 12वीं, समाजीकरण का काल, किलपैट्रिक ने कहा। 13वीं, प्रतिद्वंदात्मक ईर्ष्या भावना समाजीकरण का काल। और 14वीं विशेषता में बता रहा हूं आपको, मूर्त प्रत्यक्ष चिंतन का अवस्था है ये, यह प्रत्यक्ष चिंतन का अवस्था है। इसके विभिन्न परिभाषाएं दी गई हैं। क्रो के अनुसार जब बालक 6 वर्ष का हो जाता है तब उसकी मानसिक योग्यताओं का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। रॉस के अनुसार बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है। कोल व ब्रूस के अनुसार वास्तव में माता पिता के लिए बाल विकास की इस अवस्था को समझना कठिन होता है। चलिए अपनी अंतिम अवस्था सामान्य रूप से चौथी अवस्था किशोरावस्था है, जिसे एडोलसेंस कहते हैं। एडोलसेंस, ADOLESCENCE, एडोलसेंस। एडोलसेंस शब्द का उत्पत्ति ग्रीक शब्द एडोलसियर, ADOLECEAR, एडोलसियर से हुई है, जिसका अर्थ परिपक्वता की ओर बढ़ना, जिसका अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना। स्टेनले हॉल ने एडोलसेंस नामक पुस्तक प्रकाशित की। इस पुस्तक में उन्होंने लिखा है, स्टेनले हॉल का पुस्तक का नाम है एडोलसेंस, जिसमें उन्होंने लिखा है कि किशोर में जो भी परिवर्तन दिखाई देते हैं ये एकदम होते हैं और उनका पूर्व अवस्थाओं से कोई संबंध नहीं होता। बाल्यावस्था या युवावस्था के मध्य का काल किशोरावस्था कहलाता है। युवावस्था और बाल्यावस्था के मध्य का काल। इस काल में बालक परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है, यानी प्रवेश करता है। अतः किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है तथा जिसकी समाप्ति पर वह पूर्ण परिपक्व व्यक्ति बन जाता है। पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था, इस दो अवस्थाओं में इसका विभाजन किया गया है। पूर्व किशोरावस्था जिसे वयः संधि भी बोलते हैं, वयः संधि, यह 11 वर्ष से 15 वर्ष के बीच का काल है। 11 वर्ष से 15 वर्ष के बीच का काल, इसे तूफान व उलझन की अवस्था कहते हैं। पूर्व किशोरावस्था या वयः संधि को तूफान व उलझन की अवस्था कहते हैं। पूर्व किशोरावस्था टीन एज, एज ऑफ ब्यूटी के नाम से भी जाना जाता है। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का विकास तीव्र होता है इस काल में। लड़कियों की लंबाई, आवाज कोमल सुरीली, बगल व गुप्तांगों पर बाल, और 12 से 14 वर्ष में मासिक धर्म का आना शुरू हो जाता है। यह पूर्व किशोरावस्था का लक्षण है। लड़कों में विकास 14 वर्ष के बाद तीव्र गति से होता है। बालक का बिगड़ना सुधरना इसी काल पर निर्भर करता है, पूर्व किशोरावस्था पर, टीन एज पे।
अब उत्तर किशोरावस्था जिसका समय 17 से 19 वर्ष रखा गया है, इसकी क्या विशेषताएं हैं? यह वसंत ऋतु है, जीवन का वसंत ऋतु माना गया है इसे। परिवर्तन का काल है ये, वीर पूजा की प्रवृत्ति, समायोजन का अभाव होता है, दबाव व तूफान का काल होता है, जीवन का सबसे कठिन काल है यह। मैं फिर से विशेषता दोहरा रहा हूँ, 13 विशेषता आपको बताऊंगा। पहला बसंत ऋतु, दूसरा परिवर्तन काल, तीसरा वीर पूजा की प्रवृत्ति, चौथा समायोजन का अभाव, पांचवा दबाव व तूफान का काल, छठवां जीवन का सबसे कठिन काल, सातवां तार्किक चिंतन की अवस्था, आठवां समाज सेवा की भावना, नौवां जीवन का स्वर्ण काल, गोल्डन एज। फिर याद कीजिए, जीवन का स्वर्ण काल है उत्तर किशोरावस्था, गोल्डन एज। 10वां कल्पना का बाहुल्य और दिवा स्वप्न की प्रवृत्ति। 11वां समस्याओं की आयु व उलझन की अवस्था। 12वां बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था का संधि या संक्रमण काल। और 13वां काम प्रवृत्ति, बालक बालिका विपरीत लिंगों में रुचि लेने लगते हैं। यह इसकी विशेषता रही। अब परिभाषा समझ लेते हैं। स्टेनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था सबसे बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान व विरोध की अवस्था है। किलपैट्रिक के अनुसार किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं? किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रवृत्त करता है। जर्सिल्ड कहते हैं किशोरावस्था को उस समय के रूप में जाना जा सकता है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वावस्था की ओर संक्रमण करता है। कार्ल एंड ब्रूस कहते हैं किशोरावस्था के आगमन व मुख्य चिन्ह संवेगात्मक विकास व तीव्र परिवर्तन है। रॉस के अनुसार किशोरावस्था को पुनरावृत्ति का काल कहा जा सकता है। हेडो कमिटी के अनुसार 11 या 12 वर्ष की आयु में बालक की नसों में ज्वार उठना प्रारंभ हो जाता है। इसे किशोरावस्था के नाम से पुकारा जाता है। यदि इस ज्वार का समय पहले उपयोग कर लिया जाए और इसकी शक्ति तथा धारा के साथ साथ यात्रा आरंभ कर दी जाए तो सफलता प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, इस कारण से हम आज तो यहीं तक करेंगे। हमने आज बाल मनोविज्ञान के बारे में, चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा, अधिगमकर्ता का विकास और अभिवृद्धि के बारे में पढ़ा, विकास और अभिवृद्धि में अंतर भी जाना, अभिवृद्धि विकास के सिद्धांतों को जाना और विकास के विभिन्न आयामों या अवस्थाओं को जाना। उसके बाद हमने जाना कि गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या इनके लक्षण हैं और इनकी परिभाषाएं, यहाँ तक हमने आज जाना। अब यानी कि हम इस मुख्य बिंदु तक अध्ययन कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे आपका जो बचा हुआ भाग है, जैसे कि बालक का शारीरिक विकास, बालक का मानसिक विकास, इन चारों में, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, गर्भावस्था में किस प्रकार से होता है, सब का अध्ययन करेंगे हम, है ना। मूल प्रवृत्ति का संवेग से संबंध के बारे में जानेंगे, बालक का भाषा विकास, बालक का नैतिक विकास, बालक विकास को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में जानेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। बालक के विकास में घरों का योगदान क्या है ये भी जानेंगे, बालक के विकास में विद्यालय का योगदान क्या है ये जानेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ
हम वंशानुक्रम और वातावरण के बारे में, वंशानुक्रम की प्रक्रिया, वंशानुक्रम के नियम, बालक के विकास के वंशानुगतता का प्रभाव, वातावरण का अर्थ, वातावरण के प्रकार, बालक पर वातावरण का प्रभाव और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक के लिए वंशानुक्रम एवं वातावरण का महत्व, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद मैं आपको इस चैप्टर का 2 सेट में प्रैक्टिस क्वेश्चंस दूंगा, जिससे लगभग आपका जो मैंने वादा किया है, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, सभी शिक्षक संबंधी प्रतियोगिता, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल जैसे एग्जाम में आपको उपयोगी साबित होगा। और बीएड डीएड के लिए के छात्र को चाहिए कि इस लेक्चर के दौरान अपना नोट भी तैयार कर सकते हैं, सुनते जाएं, लिखते जाएं, क्योंकि मैंने एमएड जब किया है तो मैंने देखा कि एमएड के लिए, बीएड के लिए तो बुक भी उपलब्ध है, लेकिन एमएड के लिए नोट्स उपलब्ध हो पाना बहुत मुश्किल होता है। हम लोग नेट से ही पढ़े हैं, तो आपको ध्यान में रखकर भी हम इसको विस्तृत रूप से बताए जा रहे हैं, ताकि आप भी लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।